हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक बुक्स में। दोस्तों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई, जिसका शीर्षक है पड़ोसिन। मेरी पड़ोसिन बाल विधवा है, मानो वह जाड़ों की ओस भीगी पतझड़ी हर सिंगार हो। सुहागरात की फूलों की सेज के लिए नहीं, वह केवल देव पूजा के लिए समर्पित थी। मैं उसकी पूजा मन ही मन किया करता था। उसके प्रति मेरा मनोभाव कैसा था, उसे मैं पूजा के अतिरिक्त किसी अन्य सुबोध शब्दों में प्रकट नहीं करना चाहता। दूसरों के सामने कभी नहीं, अपने प्रति भी नहीं। नवीन माधव मेरा बहुत ही घनिष्ठ एवं प्रिय मित्र है। उसे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इस प्रकार मैंने अपने अंतरतम में जिस आवेश को छुपाकर साफ सुथरा बना रखा था, उसके लिए भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव ही करता था। परंतु पहाड़ी नदी की तरह मन का वेग अपने जन्म शिखर से बंधा नहीं रहना चाहता। किसी भी रास्ते को अपनाकर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसमें अगर वह सफल नहीं हो पाता तो भीतर ही भीतर कसक उत्पन्न करता है। इसलिए मैं यह सोच रहा था कि कविता में मैं अपने भाव प्रकट करूंगा, लेकिन कुंठा की मारी लेखनी ने किसी तरह भी आगे बढ़ना न चाहा। बड़े आश्चर्य का विषय तो यह है कि ठीक इसी समय हमारे मित्र नवीन माधव को अचानक बड़े ही प्रबल वेग से कविता लिखने का शौक बढ़ने लगा, मानो अचानक भूचाल आ गया हो। उस बेचारे पर ऐसी दैवी विपत्ति पहले कभी ना आई थी। इस कारण वह इस नई नवेली हलचल के लिए बिल्कुल तैयार न था। उसके पास छंद तुक आदि की पूंजी नहीं थी, फिर भी उसका दिल छोटा न हुआ। यह देखकर मैं दंग रह गया। कविता मानो बुढ़ापे की नई दुल्हन की तरह उस पर हावी हो गई। नवीन माधव को छंद तुक आदि की सहायता और संशोधन के लिए मेरी शरण लेनी पड़ी। कविता के विषय नए नहीं थे, लेकिन पुराने भी नहीं थे, यानी उन्हें बिल्कुल नवीन भी कहा जा सकता है और काफी पुरातन भी। प्रेम की कविताएं थी प्रियतमा के उद्देश्य में। मैंने उसे एक धक्का लगाते हुए पूछा, आखिर है कौन, बताओ भी। नवीन ने हंसकर कहा, अभी उनका पता नहीं लगा पाया हूं। नए लेखक को सहयोग देने में बड़ा संतोष मिला। नवीन की काल्पनिक प्रियतमा के प्रति मैंने अपने रुके आवेग का प्रयोग किया। बिना बच्चे की मुर्गी जिस तरह बतख का अंडा पाल लेने पर भी उसे छाती के नीचे रखकर सेने लगती है, मैं अभागा भी उसी तरह नवीन माधव के भावों को अपने हृदय का सारा ताप देकर सेने लगा। अनाड़ी की रचनाओं का मैं ऐसे जोश खरोश के साथ संशोधन करने लगा कि वे करीब करीब 15 आने मेरी ही रचनाएं बन गईं। नवीन आश्चर्य से कहता, ठीक यही बात तो मैं कहना चाहता था, पर कह नहीं पाता था। लेकिन तुम्हें यह सब भाव कहाँ से आ जाता है? मैं भी कवि की तरह जवाब देता, कल्पना से। इसका कारण यह है कि सत्य नीरव होता है और कल्पना वाचाल। सत्य घटनाएं भाव स्रोत को पत्थर से दबाए रखती हैं, कल्पना उसका मार्ग मुक्त करती है। नवीन गंभीर चेहरा लिए कुछ देर सोचता, फिर कहता, देख रहा हूं बात कुछ ऐसी ही है। ठीक कहते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद फिर कहा, ठीक ही कहते हो, सही बात है। पहले ही बता चुका हूं कि मेरे प्रेम में एक प्रकार का कातर संकोच है, इसलिए मैं अपनी बात कुछ भी लिख नहीं सका। नवीन को पर्दे की तरह बीच में रखने के बाद ही मेरी लेखनी अपना मुंह खोल सकी। रचनाएं मानो रस से पूर्ण हो ताप से फटने लगी। नवीन बोला, यह तो तुम्हारी ही रचना है, इसे तुम्हारे नाम से ही प्रकाशित करेंगे। मैंने कहा, भाई तुमने भी खूब कहा, मूल रचना तो तुम्हारी ही है, मैंने तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा रद्द-बदल कर दिया है। धीरे धीरे नवीन भी ऐसा ही समझने लगा। ज्योतिर्विंद जिस प्रकार नक्षत्र के उदय की प्रतीक्षा में आकाश की ओर निहारा करता है, मैं भी उसी तरह कभी कभी अपने बगल के मकान की खिड़की की ओर देखा करता था। इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता। कभी कभी भक्त का वह बेचैनी से देखना सार्थक भी हो जाता। उस कर्मयोग में डूबी ब्रह्मचारिणी की सौम्य मुखश्री से
शांत शीतल ज्योति झिलमिलाकर क्षण भर में मेरे मन की सारी बेचैनी दूर कर देती थी। किंतु उस दिन सहसा मैंने यह क्या देखा, मेरे चंद्रलोक में क्या अब भी ज्वालामुखी जाग रहा है? वहाँ की सुनसान समाधि में डूबी पहाड़ी गुफा का सारा अग्निदाह क्या भी पूरी तरह बुझा नहीं है? उस दिन बैसाख के तिपहर को पूर्वोत्तर दिशा में बादल घिर रहे थे। उस घिरी हुई आंधी की बादलों भरी तेज चमक में मेरी पड़ोसन खिड़की के पास अकेली खड़ी थी। उस दिन उसकी शून्य डूबी घनी काली आंखों में मैंने दूर तक फैली हुई एक कसक देखी। तो है, मेरे उस चंद्रलोक में अब भी ताप है, अब भी वहां गर्म सांसों की हवा बहती है। वह देवताओं के लिए नहीं, मनुष्य के लिए ही है। उस दिन उस आंधी के प्रकाश में उसकी दोनों आंखों की तेज छटपटाहट उतावले पक्षी की तरह उड़ी चली जा रही थी, स्वर्ग की ओर नहीं, मानव हृदय के घोंसले की ओर। उत्सुक आकांक्षा से चमकती उस दृष्टि को देखने के बाद मेरे लिए अपने बेचैन मन को काबू करना मुश्किल हो गया। तब केवल दूसरे की कच्ची अनगढ़ कविताओं के संशोधन से मन नहीं भरा, मेरे अंदर भी किसी प्रकार का काम करने की चंचलता पैदा हो गई। तब मैंने यह निश्चय कर लिया कि बंगाल में भी विधवा विवाह प्रचलित करने के लिए मैं अपनी सारी चेष्टा का प्रयोग करूंगा। केवल व्याख्यान और लेख लिखकर नहीं, आर्थिक सहायता देने के लिए भी मैं आगे बढ़ा। नवीन मेरे साथ बहस करने लगा। उसने कहा, चीर वैदभ्य में एक पवित्र शांति है। एकादशी की धुंधली चांदनी से प्रकाशित समाधि भूमि की तरह उसमें एक महान सौंदर्य है। क्या वह विवाह की संभावना मात्र से नष्ट नहीं हो जाएगा? ऐसे कवित्व की बातें सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। अकाल में खाने के अभाव में जो व्यक्ति घुल घुल कर मर रहा हो, उसके पास हट्ठा कट्ठा कोई व्यक्ति आकर यदि भोजन की भौतिकता के प्रति घृणा प्रकट करते हुए फूल की सुगंध और पक्षियों के गीत से मरते हुए का पेट भरना चाहे तो वह कैसा लगता है? मैंने गुस्से में आकर कहा, सुनो नवीन, कलाकार कहते हैं कि खंडहर का भी एक सौंदर्य होता है, लेकिन किसी घर को सिर्फ चित्र के रूप में देखने से ही काम नहीं चलता, क्योंकि उस घर में रहना पड़ता है। कलाकार कुछ भी कहता रहे, उस घर की मरम्मत जरूरी है। वैधव्य के बारे में दूर बैठकर तुम चाहे कितनी कविताएं लिखना चाहो, किंतु यह तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसमें आकांक्षाओं से भरा एक मानव हृदय अपनी विचित्र वेदना के साथ वास करता है। मेरा ख्याल था कि नवीन को मैं किसी तरह अपने दल में नहीं खींच सकूंगा, इसलिए मैं उस दिन ज़्यादा गर्मी से बातें कर रहा था। लेकिन सहसा मैंने देखा कि मेरे भाषण के अंत में उसने एक गहरी सांस ली और मेरी सारी बातें मान ली। मुझे और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें करनी थी, पर उसने उसका मौका ही नहीं दिया। लगभग हफ्ते भर के बाद नवीन ने आकर कहा, तुम अगर मदद करो तो मैं खुद विधवा विवाह करने को तैयार हूं। मेरी समझ में एक बात आ गई कि उसकी प्रियतमा काल्पनिक नहीं है। कुछ अरसे से वह एक विधवा नारी को दूर से प्यार करता रहा है, पर किसी से उसने यह प्रकट नहीं किया। जिस मासिक पत्र में नवीन की उर्फ मेरी कविताएं प्रकाशित होती थीं, वे पत्रिकाएं ठीक जगह पर पहुंच जाया करती थीं। वे कविताएं व्यर्थ नहीं गईं। बिना मेल मुलाकात के ही हृदय आकर्षित करने का यह उपाय मेरे मित्र ने ढूंढ निकाला था। लेकिन नवीन का कहना है कि उसने कोई षड्यंत्र कर ऐसी तरकीब निकाली हो, सो बात नहीं। यहाँ तक कि उसका ख्याल था कि वह विधवा पढ़ना भी नहीं जानती थी। मासिक पत्रिका बिना मूल्य विधवा के भाई के मांग पर भिजवा देता था। वह केवल मन को तसल्ली भर देने का पागलपन था। उसे ऐसा लगता था कि देवता के लिए पुष्पांजलि चढ़ाई जा रही है। वे जाने या न जाने, स्वीकार करें या न स्वीकार करें। कई बहानों के जरिए विधवा के भाई से नवीन ने मित्रता कर ली थी। नवीन का कहना है कि इसमें भी उसका कोई उद्देश्य न था। जिसे प्रेम किया जाए उसके निकट संबंधियों का संग भी मधुर लगता है। अंत में भाई सख्त बीमार पड़ा, तो इस सिलसिले में बहन के साथ उसकी भेंट कैसे हुई, यह एक लंबी कथा है। कवि के साथ कविता में वर्णित विषय का प्रत्यक्ष परिचय हो जाने के बाद
कविता के संबंध में दोनों में बड़ी चर्चा हो चुकी थी, और यह चर्चा छपी कविताओं में ही सीमित थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाल में मुझसे बहस में हार कर नवीन ने उस विधवा से मिलकर विवाह का प्रस्ताव किया। पहले पहल उसे किसी प्रकार की स्वीकृति न मिली। तब नवीन ने मेरी सारी युक्तियों का प्रयोग कर और उनके साथ अपनी आंखों के 2-4 बूंद आंसू मिलाकर उसे संपूर्ण रूप से हरा दिया। अब सब कुछ तय है। केवल विधवा के अभिभावक यानी उसके फूफा कुछ रुपया चाहते हैं। मैंने कहा, अभी लो? नवीन बोला, इसके अलावा एक बात और है। शादी के बाद पिताजी 5-6 महीने तक ज़रूर खर्चा देना बंद कर देंगे, और तब दोनों का खर्च निभाने के लिए तुम्हें इंतजाम करना होगा। मैंने मुंह से कुछ न कहकर एक चेक काट दिया और कहा, अब उसका नाम बताओ। मेरे साथ जब तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं तो परिचय देने में तुम्हें किस बात का डर है? मैं तुम्हें छूकर सौगंध खाता हूँ कि उनके नाम कोई कविता नहीं लिखूंगा, और अगर लिखूं भी तो उनके भाई के पास न भेजकर तुम्हारे पास भेज दिया करूंगा। नवीन ने कहा, अरे इसके लिए मुझे कोई डर नहीं। विधवा विवाह की लाज से वह गड़ी जा रही है, इसलिए उसने तुम लोगों से इस बारे में कोई चर्चा करने को बार बार मना कर दिया है। पर अब छिपाना बेकार है। वह तुम्हारी ही पड़ोसीन है, 19 नंबर में रहती है। अगर मेरा हृदय पिंड लोहे का बॉयलर होता तो उसी क्षण भग से फट जाता। मैंने पूछा, विधवा विवाह से उसे कोई ऐतराज नहीं है? नवीन ने हंसकर कहा, फिलहाल तो कोई ऐतराज नहीं है। मैंने पूछा, सिर्फ कविताएं पढ़कर ही वह मुग्ध हो गई? नवीन ने कहा, क्यों, मेरी वे कविताएं कुछ बुरी तो थी नहीं? मैंने मन ही मन कहा, धिक्कार है। धिक्कार किसे? उन्हें या मुझे या विधाता को? लेकिन धिक्कार है। धन्यवाद।